जी मीर आमिर अली खान मगसी जी। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। बड़ी मेहरबानी आपकी कि आज आपने मौका दिया मुझको भी आज बजट पे बात करने के लिए। जैसे यहाँ पे सब फाजिल मेंबरों ने अपना इज़हार यहाँ पे कर चुके हैं और आज आखिरी दिन है और टाइम की भी लिमिटेशंस आपने रखी हैं। बहरहाल मुख्तसर सब ने बातें वजाहत कर चुके हैं और मैं कुछ वजाहत वही दोबारा दोहराते हुए चंद चीज़ों पे जो बजट की हैं, जो नेगेटिविटी नज़र आई है पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, उस पर रोशनी डालते हुए अपने सिंध सूबे और अपने हलके पे फिर मैं आई मूव। सबसे पहले तो मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे 3 फाजिल मेंबर यहाँ पे आज नहीं हैं, उनको महरूम रखा गया है कि अपनी आकर नुमाइंदगी करें यहाँ पे। सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब PMLN से और अली वज़ीर साहब। उनको होना चाहिए था, उनका हक है। यहाँ पे आपके तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा कि दे शुड बी ब्रॉट ओवर हियर एंड दे शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस डिबेट। उसके साथ ही साथ इस पार्लियामेंट में जो जून 16 को यहाँ पे एक हंगामा आराई हुई, उसको भी मैं बिल्कुल सख्त लफ्ज़ों से मज़ामत करता हूँ उसकी। मेरा तीसरा टेन्योर है यहाँ पे नेशनल असेंबली में और एक मेरा कंप्लीट टेन्योर सेनेट में गुजरा है। उसको सामने रखते हुए ऐसी चीज़ कभी भी नहीं हुई थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक हद तक हम लोग जाते थे, बट नेवर इट वाज टू दिस के बजट की किताबें और एक रिडिक्यूल किया जाए इतने बड़े इस ऐवान को, और जो सबसे मुकद्दस ऐवान है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे अल्लाह के नाम है, कायदे आज़म साहब का फ़ोटोग्राफ सामने हमारे लगा हुआ है, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सब ने इस चीज़ को देखा और मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए एक बाइस शर्मनाक दिन था। और जिस पब्लिक को हम 22 करोड़ आवाम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी अक्कासी अगर इस तरह की जाए तो बाकी इदारे हम लोगों को क्या समझेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर हम लोगों को सोचना चाहिए और इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आगे चलें जी। बजट है तीसरा और 4 आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स बदल चुके हैं और फिर ये दोबारा इस हुकूमत ने ये शौकत तरीन साहब को लेकर आए जिन्होंने आकर ये बजट पेश किया है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 2008 के बाद हमारे साथ भी थे। और उन्होंने ही यही आते साथ ही जब उन्होंने ये ले रहे थे जिम्मेवारी, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि ये जो पिछले 2 सालों में जो कुछ हुआ है वो सही नहीं है। अब उसको मद्देनज़र रखते हुए ग्रोथ जो दिखाई गई है 3.9% है। एज सून एज ही केम इन he said that there's a growth of 3.9% with खालिद मगसी साहब वीडियो नहीं बना सकते within the last 3 years। उसी को अगर आगे देखते चलें तो जो इन्होंने अदाद शुमार दी हैं उसको स्टेट बैंक ने भी अपने क्वेश्चंस रेज किए हैं कि ये जो ग्रोथ है कोई नज़र सही नहीं आ रही, ये इट इज़ और जो फिगर्स हैं दे बीन फज्ड। तो इसके साथ ही साथ अगर आप आगे चलें तो ये सारे जो फिगर्स हैं, ये जो आपका FBR बना कर देता है आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो है बहुत सी चीज़ें हैं जो शक व शुबात उसमें पैदा होती हैं। आपकी बजट जब बनाया जाता है वो आवाम की एक सहूलत के लिए बनाया जाता है कि उसका फ़ायदा एक गरीब आवाम को मिले। लेकिन मैं समझता हूँ हर हुकूमत की कोशिश ज़रूर होगी, लेकिन जब उसको अमल में लेकर आते हैं तो उसका जो हदफ है वो पूरा नहीं होता है। अब यहाँ पे आपने जो हदफ बनाया हुआ है यहाँ पे 8,487 ट्रिलियन का, मैं समझता हूँ ये पूरा करना आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। ये एक फिगर्स हैं जो दिए गए हैं जस्ट फॉर पब्लिक कंजम्पशन, फॉर पेपर कंजम्पशन, और हम लोग जिस वक्त बातें कर रहे हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट होएगा, एंड रिजल्ट विल नॉट बी इन द फेवर ऑफ दिस पब्लिक आई थिंक, और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए। इसी तरह अगर आप आगे चीज़ें देखें, आपका कैपिटल गेन टैक्स आ रहा है 12.5%, आप उसको फेडरल डेवलपमेंट बजट जो आप लेकर आ रहे हैं डिफेंस के लिए 1300 बिलियन, ये कहाँ से पैसे आप लोग पूरे करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे तो यही होएगा कि गरीब आवाम, पाकिस्तान की पब्लिक चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उस पर ये टैक्सेस लगेंगे और ये मेरा ख्याल
टैक्स पूरा करना एक बहुत बड़ा मसला पैदा होगा आप लोगों के लिए, और आने वाले वक्त के लिए मैं समझता हूँ इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ी दुश्वारियाँ पैदा होंगी, क्योंकि आप देखें 3 साल आपके पूरे हो गए, चौथा साल जो होता है वो आपका एक फाइनल अक्स नज़र आ जाती है आपकी हुकूमत की, कि आपकी गवर्नेंस, आपकी कारकर्दगी, आप लोगों ने जो कुछ किया है वो नज़र आना शुरू होगा, और ये फिर आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अब इलेक्शंस की तरफ अगर आते हैं तो आप लोग एक सजेशंस ये लेकर आ रहे हैं कि जी यहाँ पे इलेक्ट्रल सिस्टम जो है वो हम लोग इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के थ्रू आप लोग अपना वोट का सिस्टम करना चाह रहे हैं। आप लोग शायद पहली दफ़ा आए हैं, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग पुराने हैं। हम लोगों को यहाँ पे 25-30 साल गुजर चुके हैं, बल्कि उससे ज़्यादा इलेक्शंस के साथ, चाहे लोकल बॉडीज़ हों, चाहे जनरल इलेक्शंस हों, या किसी किस्म का भी इलेक्शन हो, उसमें आप सब लोगों को पता है दोनों तरफ से कि कितना टाइम लगता है वोटिंग में, कितना आप लोगों का टाइम ज़ाया होता है वहाँ पे लोगों को खड़ा होने के लिए, कितने लोग हैं जो हमारे तालीम याफ्ता नहीं है, उनको वोट करने का तरीका नहीं आता, कितने आपके वोट ख़राब होते हैं। मेरे हल्के में इस इलेक्शन मेरे 11,000 वोट ख़राब हुए थे। 91,000 वोट्स आई गॉट अगेंस्ट द PTI कैंडिडेट हु गॉट सिक्योर्ड ओनली 6,000 वोट्स। उसके तनासब से उनके भी कुछ ख़राब हुए और मेरे भी 11,000 वोट ख़राब हुए। किस वजह से हुए? कि उनको वोट करने का तरीका ही नहीं आ रहा था। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स लेकर आ रहे हैं जिनको ऑलरेडी एक तरीका नहीं आता है करने का, बेचारों को, उनमें उनको तकलीफ होती है, उनको समझाया जाता है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक वोट से जो करवाएंगे तो मैं तो समझता हूँ कि दिस विल बी अनदर बिगर पेंडोरा बॉक्स विच विल ओपन अप एज इट इज़। तो उसके ऊपर भी आप लोग इन चीज़ों को नज़रसानी करें। और इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स जब किए जाते हैं तो वो सबके लिए होते हैं, सिर्फ एक किसी पार्टी के लिए नहीं होते। तो इस चीज़ के ऊपर आप ज़रा नज़रसानी करें और इन चीज़ों को हम लोगों को साथ लेके चलें, तो हम आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर भी कुछ रोशनी डालें। अब आ जाएं जी हमारे सिंध सूबे के ऊपर, कि सिंध सूबे के साथ क्या हो रहा है। और इसी तरह अगर आप बाकी 3 सूबे भी लें तो एग्रीकल्चर से और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज से मेरा ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो ज़मीनें हैं, चाहे बलूचिस्तान में हो या चाहे सिंध में हो, वहाँ पे जितनी भी हमारे लोगों की काश्तकारी है वो चावल से मुंसलिक है, कॉटन से है, कॉटन कम हो चुकी है, शुगर केन से है, बागात हैं, उसके बाद वीट है। ये आप चीज़ें अगर नज़रसानी करें, आप लोग बहुत से यहाँ पे ज़मींदार लोग बैठे हुए हैं, काश्तकार हैं, आप लोगों का ताल्लुक़ है उन इलाकों से, आपके वोटर्स जो हैं वो काश्तकार हैं, हमारे वोटर्स हैं काश्तकार। पानी का मसला अगर आप देखें पाकिस्तान में, उसके साथ ही साथ इन्वायरमेंटल कंडीशंस आप देखें, आप उसके साथ जो हमारी जो महंगाई का तनासुब है उसको देखें, इनपुट्स को अगर आप देखें, ट्रैक्टर्स को देखें, ट्रैक्टर्स के साथ जो व्हीकल्स हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक तो इस हुकूमत ने जो 4x4 एक पिकअप होती थी उसको भी आप लोगों ने लग्जरी के अंदर ले जाकर उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। तो अभी हम क्या किस चीज़ पे घूमेंगे? ट्रैक्टर पे घूमेंगे क्या वहाँ पे जाकर अपनी ज़मीनों के ऊपर, या कोई काश्तकार जो है? ये चीज़ें आप लोगों को इंसेंटिव्स लेने चाहिए, इन चीज़ों को आप लोगों को देखना चाहिए। इम्प्लीमेंट्स हैं उसके, उनकी आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं, उसके साथ उसकी आपकी जो पेस्टिसाइड्स हैं अगर आती हैं तो उसके अंदर मिलावट होती है। उसके ऊपर ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी कोई गलती है, लेकिन ये हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा एज ए नेशन कि वी एज ए नेशन हैव टू मूव फॉरवर्ड, और बजाय कि इन चीज़ों को हम लोग अपना एक ज़ाती अना का मसला बनाकर इन चीज़ों को हम लोग पीछे रखें, वी विल नॉट बी एबल टू प्रॉस्पर। आप लोगों के भी 5 साल गुजर जाएंगे, 3 साल आप लोगों के गुजर गए, 2 साल और गुजर जाएंगे, हम लोग 3-4 दफ़ा हुकूमत में रहे हैं, फिर से आएंगे। मिलकर चीज़ों को अगर करेंगे तो इसका फ़ायदा हम सबको मिलेगा, नहीं तो ये इसी तरह हवाल करते रहेंगे हम लोग और इसका कोई एडवांटेज हम लोगों को नहीं मिलेगा। इसी साथ अगर आप देखें कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर एक्यूजेशंस लगा रहे होते हैं कि जी वो ख़राब हैं, वो अच्छे नहीं थे, हम उनसे बेहतर हैं, ये हर चीज़ जो है ना आपका वोटर डिसाइड करने वाला है। ये आप लोग जो पहली दफ़ा हैं यहाँ पे, शायद आप लोग नहीं समझ रहे इन चीज़ों को। हम लोगों ने हर किस्म की अपोजिशन भी देखी, हम लोगों ने जेल भी देखे, हम लोगों ने वो वक्त भी देखे कि जब सख्ती भी की जाती थी सियासत में, किस तरीके से की जाती, आमरीत का वक्त भी देख लिया। कहने का मकसद है कि हम अपनी आवाम के साथ खड़े रहेंगे जब तक उन्होंने हमें पर एतमाद किया, हमारी पार्टी ने हम लोगों पे, जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं, आप लोगों के इस तरफ से किया, हम लोग अपना काम करेंगे। जब तक हमारे पास नुमाइंदगी रहेगी, हम लोगों ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी, पाकिस्तान की आवाम, अपने हलकों की हम लोगों ने करेंगे। हमें कोई रोक नहीं सकेगा इस चीज़ से, क्योंकि हमारे पे एक जिम्मेवारी दी गई है। वो अगर हम जितना हो सके साफ नीयत से अपनी जो अदायगी है वो हम पूरी करें, क्योंकि हम लोगों ने
इंसान के सामने भी हमने सुर्खरून और उससे ज़्यादा अल्लाह ने जो हमें इधर इज़्ज़त दी हुई है, इस वक्त हम खड़े हुए हैं यहाँ पे उनकी वजह से, क्योंकि हमारे वोटर्स का एक हम लोग एक लेकर आए हैं अपना क्या कहते हैं एक प्रॉमिस यहाँ पे जब कर आते हैं वहाँ से कि हम लोग आप लोगों को डिलीवर करेंगे। तो सिंध को आप लोगों ने इतना पीछे रखा है, क्योंकि मेरा बलूचिस्तान से भी बहुत ताल्लुक़ है और हमने देखा है कि वहाँ पे किस किस्म की आप लोगों ने फंड्स वहाँ पे जनरेट करके दिए उनको, KPK को दे रहे हैं, पंजाब को दे रहे हैं, अच्छी बात है, दें, दीज आर ऑल फेडरेटिंग यूनिट्स ऑफ पाकिस्तान। बट सिंध को क्यों पीछे रखा जाता है? सिंध के लोग पाकिस्तानी नहीं है, सिंध में आप लोगों को वोट नहीं मिले हैं क्या? आप लोगों ने कराची के लिए अगर आप लोगों को वहाँ पे ज़्यादा वोट मिले हैं, अगर आप लोगों के मेंबर्स वहाँ से आए, अच्छी बात है, लेकिन कहने का मकसद है कि वहाँ पे आप लोगों ने क्या किया? वहाँ पे क्यों नहीं जाके एक फेडरल इदारा ही चले? अगर आप लोगों को हमारे पे भरोसा नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों को मुंतकिल तो करें। आप लोगों के मेंबर्स घोटकी से भी आए हैं, बदीन से भी आए हैं, सांगड़ से भी आए हैं, तो आप लोगों को क्यों नहीं देते हैं कोई चीज़ और उस चीज़ को क्यों नहीं नज़र आते हैं वहाँ पे? हमने नहीं देखा वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ होते हुए। और फिर आप लोग तनकीद करते हैं कि जी सिंध की हुकूमत जो है वो काम नहीं करती, बैड गवर्नेंस है उनका, ये है और इस तरह की चीज़ें सिर्फ हेयर से अगर आप सिर्फ उनके ऊपर तनकीद करते हैं जस्ट टू गेट पॉलिटिकल गेन्स, आई डोंट थिंक सो दैट विल टेक प्लेस एज सच। इसी तरह अगर आप NFC अवार्ड देखें, आप एग्रीकल्चर की अपनी पॉलिसी देखें, दीज आर ऑल नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। वी नीड टू वर्क टुगेदर टू मेक पाकिस्तान प्रॉस्पर। If Pakistan is prosperous, if the 4 provinces are prosperous, we'll all be prosperous. But instead of just pulling each other and spending our time on वो लोग फ़ायदा उठाएं जो हम लोगों को हम समझते हैं कि किस तरफ से वो फ़ायदा जाता है, तो इसका मैं समझता हूँ कि नुकसान सियासतदानों को, सियासतदान के लोगों को, जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स उनको होता है। इसी तरह हमारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए आप लोगों ने सिर्फ 10% रखा है। सिंध सूबा जिसको हमेशा महरूम किया गया है, इस वक्त भी पिछले सेवरल ईयर से और ख़ासकर इन 3 सालों में हम लोगों ने 25% उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, इतने महदूद वसाइल के साथ। लेकिन आप लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि उन गरीबों के लिए आपने 10% खाली किया विद दिस एक्सपेंस, विद उसके ऊपर आप खुद अभी मेंशन कर रहे थे कि कोविड के साथ हम लोगों ने उसके साथ वी हैव फॉट विद कोविड। दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स नॉट दैट हमारे प्रोविंस में आप देखें हम लोगों ने किस तरीके से किया, सबको करना चाहिए। दिस इज नॉट अ फेवर दैट वी आर डूइंग, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी आर डूइंग। और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध ने अपना किरदार पूरा अदा किया है वहाँ पे, आप आकर देखें। इसी तरह हेल्थ फैसिलिटीज आप देखें वहाँ पे। साहब आपके पास लास्ट 3 मिनट्स हैं। ठीक है जी। अब आप आ जाएं, एग्रीकल्चर के अंदर एक बहुत बड़ा शुबा है लाइव स्टॉक का, उसके ऊपर किसी ने कोई रोशनी नहीं डाली। लाइव स्टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चरस जो भी लोग हैं, आपको पता है कि एग्रीकल्चर से जिनका ताल्लुक है वो अपने लाइव स्टॉक के साथ रखते हैं। हमारे जो सहरा हैं, हमारे जो दूर दराज इलाके हैं, चाहे थर हो, चाहे हमारा रोही हो, चाहे हमारे जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लाइव स्टॉक, तो अब तो खैर पक्के इलाके में भी आ गया, उसके ऊपर आप नज़रसानी करें। मेक अ गुड पॉलिसी ऑन लाइव स्टॉक सो वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट मीट एज वेल एज लाइव एनिमल्स। और उसके अंदर आप उसके अंदर कोई सब्सिडीज़ दें जो बेचारे गरीबों के लिए फ़ायदा मिले। कम अप विद अ प्लान, हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर, तो एक गरीब आदमी को उसका फ़ायदा मिले। इसी तरह अगर आप आगे चलें तो हमारे पास जो एग्रीकल्चर की जो आप लोगों ने उसके ऊपर जो डेवलपमेंट और उसके ऊपर जो रिसर्च है उसके ऊपर भी बहुत कमी है हमारे पास। आपके इदारे हैं लेकिन कोई सीड ऐसा नहीं आया जो हमारी पॉपुलेशन को आप देखें, आप पॉपुलेशन के साथ हमारे वाटर रिसोर्सेज जो है वो कम हो रहे हैं और उसी के साथ ही साथ हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन जो है, अगर जनरेशन है तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर इश्यूज हैं। तो देयर आर सो मेनी इश्यूज दैट वील हैव टू वर्क ऑन। सो वन हैज़ टू टेक द प्रायोरिटी कि जिस प्रायोरिटी के ऊपर वी हैव टू वर्क, और उस प्रायोरिटी को लें जो इस वक्त इमीडिएटली आपके एक आम आदमी को जो उसकी ज़िंदगी को, उसके लाइफस्टाइल को, उसकी बेहतरी की तरफ अगर जाएं तो एजुकेशन है, हेल्थ है और उनकी ज़राई माश है। ये 3 चीज़ों पे आप सबसे पहले मैं समझता हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट देगी तो इसका फ़ायदा हम सबको मिलेगा, आवाम को मिलेगा, एंड वील बी एबल टू बिकम अ बेटर पाकिस्तान। जिस तरीके से आप लोगों ने कहा है कि नया पाकिस्तान आप बनाना चाह रहे हैं, इस तरीके से तो नहीं बन सकेगा नया पाकिस्तान बाय मड स्लिंगिंग एंड पुलिंग ईच अदर्स लेग्स। सो यू नीड टू वर्क इन द राइट डायरेक्शन, जिस तरीके से आप लोगों ने कहा था, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा वो काम होते हुए। और इसका जो है सालों साल इफेक्ट जो है पाकिस्तान पर आएगा, एंड दिस वी नीड टू really address very seriously, and this cannot be done without us, without the opposition, without all of us, because we are also part of Pakistan. You need to take us along, and that is the only way we will be able to move forward. मैं आपका बहुत शुक्रिया भी कहना चाहता हूँ, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आकर देखें कि हम किस तरह सफ़र कर रहे हैं।
मेरे हल्के से दो बातें कहना चाहूँगा सिर्फ आखिरी, कि मेरे पास गैस प्रोड्यूसिंग मेरा डिस्ट्रिक्ट है, हमारे पास एक बहुत पुरानी फील्ड है मज़रानी Last गैस 30 फील्ड seconds हैं जी। जी, गैस फील्ड है मज़रानी, और दूसरा जो है मेरे पास मेहड़ गैस फील्ड है, लेकिन हमें उसके अंदर कोई गैस की हमें कोई कनेक्शंस नहीं दिए गए हैं। एक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनली वी हैव टू गिव गैस 5 किलोमीटर हर इलाके में जहाँ से गैस निकलता है, वो भी नहीं मिला है। उसके अलावा M8 है मेरे पास, जो सीपेक का रोड है, उसका हालत अगर आप जाके देखें, आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट्स हैं। NHA का जो मिनिस्टर है, मैं आपके तवज्जो से उनको कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर आप नज़रसानी करें। Thank you जी। ये दोनों सूबों को मिलाता है। तो ये चीज़ें मैं कहते हुए आई टेक माई सीट। आई थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू जी। मलिक उमर असलम साहब जी।